आपकी रचनाएं विचार में भेजी गई, उन रचनाओं का जवाब भगवती बाबू ने न दे करके कांति चंद्र जी ने दिया, जिनसे आपका संपर्क हुआ। हाँ, वो ये उन्होंने कहानी इनको पकड़ा दी कि वो वहाँ लग गए थे, माफ़ कीजिएगा, रामेश्वर दयाल एक सेठ थे जो बहुत ही अच्छे आदमी नहीं थे। उनकी पत्नी थी, बहुत सीधी थी, और एक लड़का था पत्नी। वहाँ उन्होंने उस लड़की और उस पत्नी को छोड़ा ही हुआ था। अच्छा। कि अचानक उसका लड़का मर गया, 14 साल का। अब एक ही एक लड़का, पति भी अलग रह रहा है। ऐसी औरत किसी के भी चक्कर में आ सकती है जी। भगवती बाबू की पत्नी मर चुकी थी। परिवार में यहाँ बच्चे थे घर पे, एक बड़ी लड़की और 2-3 लड़के। लेकिन उस बच्चे को कि मरने से और भगवती बाबू के सहारा देने से वो भगवती बाबू के साथ सहानुभूति मतलब उसकी हो गई, मिक्स हो गई। अब तो भगवती बाबू ने तो अखबार का काम तो छोड़ दिया, इनके ऊपर छोड़ दिया। हाँ, अच्छा। और स्वयं लग गए उनकी सेवा में। कि अगर सेवा नहीं करना तो मेवा कहाँ मिलेगी। जी जी। वो कोई अनमैरिड लड़की नहीं थी, और आप भी। तो इन्होंने मेरी कहानी पढ़ी, छपी, पहली कहानी छपी मर्द जी। तो कहानी भाई संपादक लिख देता अच्छी है या बुरी है, भेज दीजिए या मत भेजिएगा जी। इनका पत्र आया इतना लंबा चौड़ा। अच्छा। प्रेम पत्र कम, पत्र कम, आलोचना ज़्यादा। पहले मैंने इनका नाम ही नहीं सुना था। अब भी सुना कि भाई ये एडिटर हैं उसके। खैर मैंने भी उस मैं कौन कम थी, मतलब मैंने सोचा कि वाह मेरी कहानी, और उसमें उन्होंने लिख दिया फलाना कला के बाहर है, फलानी पक्ति आपकी कला के बाहर है। मतलब उसमें तमाम नुस्ख निकाल दिए थे। दो ही एक प्रभाव जमाने के लिए जी। श्रेष्ठ है आपसे। ये मैंने लिख दिया। मैंने कहा आप कभी लड़की बन के देखा आपने? नहीं बन सकते, इसलिए आप नहीं जानते कि कला के बाहर अंदर क्या होता है। महिला के अंदर के मन के अंदर क्या बात होती है, ये बात आप साथ जिंदगी नहीं जान सकेंगे। मैंने सोचा था कि संपादक अब चुप हो जाएगा। तीसरे दिन एक लंबा लेटर जवाब मौका दे दिया आपने उनको। उसमें इन्होंने अपने घर की पूरी हिस्ट्री, ये बरेली के एक बहुत बड़े जमींदार के घर के लड़के हैं, और 3, 4, 5, 6 गाँव, यानी इनके नाना प्रीवी काउंसिल तक कलेक्टर से लड़े थे उस टाइम लंदन में। और तीनों गांव गिरवी चले गए थे, यानी नष्ट हो गए। अब बात इतनी थी, बंदूक लेकर उनकी कोर्ट में चले गए
और ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ कोई लाइसेंस वाली या अनलाइसेंस बंदूक नहीं आएगी। अब जमींदार साहब चले गए बंदूक लेके। कलेक्टर, अंग्रेज़ कलेक्टर था, वो खड़ा हो गया, बोला आपने अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती तो चपरासी से पढ़वा लेते, या आप बंदूक लेके क्यों आए? बोले मेरी अपनी बंदूक है। तो बोले अपना तो सब कुछ है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप मांग कर लाए? जब ऑर्डर नहीं है तो आपने क्यों? दोनों में गाली गलौज हुई, इन्होंने एक थप्पड़ मार दिया कलेक्टर के। कलेक्टर को मार दिया? बस भैया, इसके बाद तो केस चलने लगा और केस प्रीवी काउंसिल तक गया और हार गए। ये हारेंगे? नेचुरली, ये तो अंग्रेजों के अपमान की बात थी। अंग्रेजी के राज में उसके अंदर ये सब बच्चे वहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि एक ही लड़की थी उनकी, मेरी सास के सिवाय और कोई बच्चा नहीं था। तो वो चाहते थे घर जवाई, तो गरीब घर के लड़के से शादी करके ले आए थे। लड़के को इलाहाबाद पढ़ने भेज दिया था, लड़की उनके अपने पास रहती थी। अब जब वो जमींदारी ख़त्म हो गई तो ये अलीगढ़ आ गए अपने पिताजी के पास। पिताजी की इनकम कुछ ऐसी ख़ास थी नहीं। पढ़े लिखे मेरे ससुर बहुत थे, झूठ भी नहीं बोलते थे, आर्य समाजी भी थे, लेकिन कंजूस बहुत थे। तो बहुत कंजूस होने, जो बच्चे जमींदार के घर से रह के आए हों, यहाँ आके इतनी तंगी में रहें, पर जाएं कहाँ? तो वही हुआ कि बीए तक जाते जाते बाप बेटों में इतनी खींचातानी, बोल नहीं चाल नहीं, और जब 3rd डिवीज़न ये आ गए तो वो तो फिर बिगड़ गए। बोले मैंने सोचा था तू नाम ऊँचा करेगा, डिप्टी कलेक्टर बनेगा, तू तो 3rd डिवीज़न हो गया बीए में ही, हमें कैसे पास करेगा? अब मैं खर्च नहीं भेजूंगा, ट्यूशन करो, अपना खर्च चलाओ। इतनी ट्यूशन कौन कर सकता है कि फीस भी दे ले? और हाँ, तब इन्होंने कलकत्ता वो तब ये, हाँ, ये भगत बाबू के साथ भाग गए। और वहाँ जब 2-3 लेटर आए, मैं डर गई कि मैंने कहा मेरे भाई वगैरह मेरे लिखने से ही चिढ़ते हैं, संपादक की इतनी लंबी लंबी चिट्ठियाँ आए तो कैसा असर पड़ेगा? मैंने वो सब चिट्ठियाँ अपने मझली भाई के हाथ पे रख दी। अरे वाह। मैंने कहा देखिए ये चिट्ठियाँ वो बड़ी बड़ी भेज रहे हैं, और देखिए इसमें तो उनका पूरे खानदान का शजरा है जी। और आप लोग रात दिन इस चिंता में मरे जाते हैं कि मेरी शादी कहाँ होगी। मैंने साफ बात कहा, कोई ना मिले तो ये लड़का तो ऐसा दिखाई देता कि आप आम की तरह तोड़ लेंगे, आपकी इच्छा हो तो बात कर लीजिएगा, नहीं तो इसको कम से कम ये लिख दो कि मुझे चिट्ठी ना लिखे, मैं विचार में अब कोई कहानी नहीं भेजूंगी, जो 2 भेज चुकी हूँ वो तो छपेंगी। मझला भाई बेचारा डर गया, उसने बड़े भाई को लिखा। बड़े भाई हमारे दिल्ली में थे जी, और अच्छी पोस्ट पे थे, ये हेड क्लार्क थे इसमें गैरजन इंजीनियर्स के ऑफिस अच्छा में। जी। उन दिनों ये बड़ा पद माना जाता था, मतलब शादी के लिए वो भी 19-20 साल की लड़की को उस जमाने में बुढ़िया ही समझा जाता था, कहना चाहिए। जी जी। हालांकि मेरे लिए झगड़ा यूँ नहीं था, मैं रंगीन कपड़े नहीं पहनती थी, मैं रेशमी कपड़े नहीं पहनती थी, गांधी जी की अनुयायी बन गई थी, हाथ में एक चूड़ी के सिवाय और कुछ नहीं पहनती थी, पड़ोस में घूमने नहीं जाती थी। मतलब ये सब चीज़ें तो उन लोगों के फायदे की थी, इसी से चल रहा था कि भाई परिवार की जितने मतलब बंधन, जितनी मर्यादाएं थी उन्हीं के बीच घर में बस जो पुस्तकें आ गई वो पढ़ ली। और मुझे पढ़ने का अवसर इसलिए ज़्यादा मिला, ये भाग्य है जी। वहाँ एक राम सहाय ठेकेदार थे, अब भी उनके बेटे पोते होंगे, कोठी उनकी सब्जी मंडी के पास है। उनका एक लड़का मेरे मझले भाई का दोस्त था। राम सहाय खुद पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने का बड़ा शौक था। उस समय हिंदुस्तान के किसी कोने से कोई हिंदी की पत्रिका या सीरियल या पब्लिकेशन निकले, उनके घर सबसे पहले आता था। एक खुद वो आई भी नहीं पढ़े थे, अंगूठा छापते, लेकिन उनके अपने 3 लड़के और 5 लड़कियां थी। एक लड़की मेरे साथ क्लास फेलो भी थी। तो मैं किताब की चीटा एक दिन उनके घर गई, वो मुझे उनकी वो लाइब्रेरी दिख गई। फिर क्या था, फिर तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाती, प्रेम ने बुलाया है जी। बहुत दूर नहीं था घर। वही प्रेम तो नहीं है जो साहित्य रत्न वाले में आप गए थे? साहित्य रत्न की परीक्षा तो देने गई थी शायद, वही हो। नहीं वो प्रेम नहीं थी। जी। तो वहाँ पढ़ने को बहुत मिला, बहुत सारी किताबें, बहुत बहुत सारी पत्रिकाएं मिल बहुत जाती सारी थी। जानकारी मिल गई थी।
तो अब बड़ी मुश्किल थी। और ये जानकारी नेक नामी की शक्ल में नहीं, उस समय में लड़की का इतना पढ़ना, ये करना वो करना एक बहुत बड़ी बदनामी की बात थी। जी। कहते थे लड़की को तो, लड़की और बहू को तो घर संभालना है। ढक कर रखना। आज भी गांव में ये जी। मिल जाएगा तुम्हें। जी। तो बस अब भाई ने, बड़े भाई ने कहा कि अच्छा, और एक फ़ोटो भी इनकी छपी किसी अखबार में हैट लगाए हुए। नहीं, हेल्थ अच्छी थी इस वक्त लेकिन अच्छा, इन्होंने एक खत डाल दिया कि अगर तुम बात करना चाहते हो तो मेरे से मिलने आओ। अच्छा। और इनको तो खत मिलना था दूसरे दिन कलकत्ते से आ गए दिल्ली। अरे वाह। मैंने नहीं देखा, लेकिन भाई साहब के साथ इनकी जो भी बातचीत हुई होगी, भाई साहब ने ये सोचा, माफ़ कीजिए, कि उन दिनों बीए कम लड़के पास करते थे, कि बीए पास लड़का है, कहीं नौकरी नहीं लगेगी, अपने ऑफिस में लगा दूंगा। क्या नहीं ये जी। था जी। हाँ। कि मान लिया फादर नाराज़ हैं, हाँ। और घर की माली हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो माली हालत का क्या करना, इसकी नौकरी तो मैं आज कर्नल से कहूँ तो एक आदमी को रख लेंगे और काम करने वाला होगा। तो वो भी बोले मैं भी तो क्लर्क दाखिल हुआ था, आज इतनी तनख्वाह ले रहा हूँ। और बड़ी भाभी तो मेरी रात दिन ईश्वर से मनाती थी कब बीबी जी जाएँ, कब छुट्टी हो। जी। क्या करे बेचारी, हाँ। होता ये था। वो बहुत अच्छी लड़की थी, थोड़ी सी बेवकूफ़ भी थी। बेवकूफ़ ये प्रशंसा लेने के लिए अगर खोंचे वाला आया बैठा है तो पड़ोस की जितनी औरतें सबको बुलाया, सबको खिला के उसका खोंचा खाली करा दिया। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए। हाँ, उस वक्त तो औरतें प्रशंसा करती, अरे वाह श्यामलाल दी वोटी केड़े बड़े दिल वाली है, हुण पूरा खोंचा ही उड़ाता बता है। दिया उसने खिला कर। अच्छा, लेकिन बाद में कहती बिल्कुल उल्लू है, मियाँ की कमाई ऐसे उड़ा रही है जैसे सड़क पे पड़े पत्ते उड़ाते हैं, पता नहीं ननद की शादी कैसे करेगी। हम तो कभी ना करें, और इसका आदमी भी कैसा बोलता नहीं कि इतने पैसे कैसे खर्च करती। तो अब ये दो भाभी के कान में दोनों बातें पड़ती थी, तो उसको लगता था कि जब तक बीवी जी हैं मेरी तारीफ नहीं हो सकती, चाहे मैं अपने सारे पैसे खर्च कर। चंद्रकर्ण जी, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि महिलाओं की स्थिति आपके समय में कैसी रही थी और ज़्यादा पढ़ लिखना एक हाँ। उसका अच्छा ही नहीं, उसका देखिए वर्ग माना की जाता बात था। है, महादेवी उस टाइम एमए पास थी। जी। क्यों? कि वो एक दीवान की लड़की थी। उनकी हिम्मत थी कि शादी हुई, ससुराल गई, और फिर पसंद नहीं आया, इसके बाद नहीं गई। वो वकील थे, मतलब लेकिन रेशो का हिसाब देखिए, अनुपात जी। कि 100 में 1 पढ़ा हुआ था, 99 अनपढ़ थे। आज 100 में 98 उतने ना पढ़े हों, कुछ मध्यवित्त रूप में तो पढ़े हुए हैं, बिल्कुल। जी। लेकिन उन्नति उतनी नहीं हुई है। उसके कई कारण हैं। कुछ यहाँ की राजनीति, कुछ ये 5 साल का जो चुनाव है, मैं राजनीति में नहीं जाती, चुनाव में ये हर आदमी सोचता है इन 5 साल में जितना कमा सको कमा लो। नहीं, वो चंद किरण जी वाला प्रश्न जो उठ रहा था कि चंद किरण जी ने भी कहा कि हम अपने पिताजी से मिलाएंगे, माँ से मिलवाएंगे, किसी से नहीं मिलवाए इन लोग, तो कैसे कैसे शादी होगी? कांति जी से जो आपकी किसी से मिलवाएंगे कि नहीं, जब बारात आई और पता लगा कि इनके फादर और इनके भाई नहीं आए हैं, इन्होंने झूठ बोला था। अच्छा, बारात में उनके पिता और भाई शामिल नहीं हुए? नहीं हुए, और बड़े भाई अंदर आए, बोले मैं बारात वापस कर रहा अरे हूँ। बारात वापस की पूरी तरह इन्होंने फाइनल किया है। मैंने ये फिर ये कहा, जी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी 150 आदमी दिल्ली छावनी का मौजूद है यहाँ, किस किस से तुम ये कहोगे कि लड़के के झूठ की वजह से हमने बारात लौटाई है? जी हाँ। ये खबर फैलेगी कि लड़की में कोई ऐब था, कोई खराब बारात लौट लौट गई। गई। बोली फिर? मैंने कहा मेरी किस्मत में जो लिखा है वो होगा, नहीं तो वो आदमी इतना झूठा क्यों निकलता। और रही खाने पीने की बात, तो जहाँ वो रहेगा, वो जो रोटी खाएगा मैं भी खा लूँगी, जो वो काम करेगा। तब तक नौकरी की बात मैं नहीं सोचती थी, सारे घर का काम करूँगी तो 2 रोटी तो मिल ही जाएंगी। तुम भाई साहब से कहो कोई शोर नहीं मचाएं,
नहीं तो अभी पूरा दंग मेरठ के लोग आ जाएंगे और यहाँ 300 आदमी तुम्हारा बहुत साहसिक निर्णय आपने लिया, उस समय की बात लिखी। जी, बारात को लौटाने नहीं दिए। 1940 की बात है ये, आज़ादी से हाँ। पहले की समय है। जी, तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा नहीं, ना तो मैं ये चाहती हूँ कि भाभी बैठ के रोए और कहे अब तो हम बिल्कुल लुट जाएंगे, अब तो बीबी जी के ब्याह को 10,000 रुपये चाहिए अलग से, कौन लड़का कौन सा मिलेगा, वो तो यहीं रोती। बिल्कुल। और मैंने कहा कि भाई साहब को फिर से नए सिरे से लड़का ढूंढना पड़ेगा। और कितने दिन ये बदनामी चलती है कि बारात लौट गई थी। तो मैंने आपके इस सुझाव को उन लोगों ने मान लिया? भाई इस वक्त तो तुरंत इधर या उधर की बात थी। बिल्कुल। बारात लगी हुई है, बिल्कुल जी। लड़का दरवाजे पे आने वाला है, बारात लगी हुई है और उधर हलवाई खाना बना चुका है 300 आदमियों का। जी हाँ। तो जीजी ने जाके भाई साहब से कहा कि भाई साहब, और मैंने ये कहा, मैंने कहा जीजी अभी तक भी मैं कौन राज सिंहासन पर बैठ कर रही, माँ मर गई, बाबूजी नहीं रहे, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, तो आगे भी अगर कुछ और होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन ये कम से कम भाई साहब और भाभी की परेशानी तो दूर हो जाएगी। तो बहुत बड़ा निर्णय और अच्छा निर्णय आपने लिया, अब लगता है सोचकर। बस। और अंत में मतलब गांधी जी डिप्टी कलेक्टर हुए और वो सारी जो कहानी है एक ऊंचाई की है, जो उनकी पूछ बढ़ गई, सारे रिश्तेदार जो पहले रूठे हुए थे, नाराज थे, सिफारी से लेकर दिन रात पहुंचने लगे, तो उन्होंने बहुत उथल पुथल देखा। नहीं तो कहा ना कि सीधी बात है, मैंने उस समय यही ठीक समझा। तो जीजी ने जाके कह दिया कि निक्की रो रही है, यूँ कह रही है, इतना हंगामा, 300 आदमी दरवाजे पे खड़ा है, सबसे किस किस के कान में जाके कहोगे कि लड़के ने झूठ बोला, उसके बाप नहीं आए हैं, उसके भाई नहीं आए हैं और वो अकेला आया है और उसका एक जीजा आया है साथ में। तो जीजा कोई उनके घर का मेंबर थोड़ा ही है, जीजा तो अपने घर से आया है। मैंने कहा किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं ना, लड़के को बैठा दो, जीजा साथ आ जाएगी, वो उन्हें चाहे बाप समझ ले चाहे जो समझ लीजिए। आप छाया और ज्योत्सना उपनाम से भी लिखती रही हैं, कविताएं लिखती रही हैं। कविता भी लिखी जी। असल में माया को मैंने 3 कहानी भेज दी, या तो उनके पास कहानियाँ नहीं होंगी, उन्होंने तीनों एक ही अंक में निकाली, लेकिन अब एक नाम से कैसे निकालते, एक इन्होंने ज्योत्सना के नाम से निकाली, एक किरण के नाम से निकाली और एक छाया के नाम से। अरे जी। और छाया मैंने अपना उपनाम कविता के लिए रखा था कि चंद्र किरण पूरा लेटर बॉक्स घेर लेने वाला नाम है जी, जो मेरे पिताजी ने रखा। वो इसलिए बड़ी बहन का नाम चंद्रावल रखा था जी। अब वो उसके नाम पर नाम ढूंढ रहे थे, कोई नहीं मिला तो उन्होंने चंद्र किरण रख दिया। देखिए मैं तो एक ही बात देखती हूँ, दुख और सुख, ऊंचाई नीचाई सबके जीवन में आती है और सबको झेलना पड़ता है, चाहे रोकर झेलो चाहे हंसकर झेलिए। कि विष्णु प्रभाकर जी से उन्होंने आपकी पुस्तक के बारे में लिखा है और उनसे आपका परिचय भी रहा है, तो विष्णु प्रभाकर जी से कैसे संपर्क आपका हुआ? अरे जब हम शादी होकर गए गाजियाबाद में, इनकी दूर की नाती की ताऊ की लड़की रहती थी, प्रोफेसर थी वो भी, उन्होंने कहा था हमारे यहाँ ठहर जाना, लेकिन उनके घर गए तो अंधेरा पड़ा हुआ। बारात पहुँची, चाहे 8 ही आदमी पहुँचे, बाकी तो सब अपने अपने घर लौट। इन्होंने अपने दोस्त बुला लिए थे इलाहाबाद से, और बाराती कौन थे, तो वो तो बारात जब लौटी तो पहले चांदनी चौक से अपने घरों के लिए लौटे जी। तो खाली बस में हम थे, ये थे और 5-7 आदमी और थे। वहाँ पहुँचे तो अंधेरा, खैर किसी तरह दरवाज़ा खुलवाया गया, कमरा खाली किया गया, वो बाहर नहीं निकली। अच्छा मुझे बहुत गुस्सा लगा, क्योंकि देखिए सम्मान की दृष्टि से हमारे घर में सबको सम्मान मिलता था और ये परिस्थिति कभी नहीं आई कि किसी ने किसी को गाली दी हो या अनुचित बात कही हो। कभी हुआ तो उसको सुधार लिया गया, घर में किसी के झगड़े नहीं होते, ऐसी बात नहीं जी। मैं तो सारी रात सोई नहीं, बुखार भी चढ़ गया मुझे और मैं बक्स पर बैठी रही। ये बहुत कहते रहे सो जाओ, मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, आप सो जाइए। ये तो सो गए, क्योंकि मैंने भी तो पहले देखा था इन्हें।
सो गए। सुबह उठे तो पता लगा कि सावित्री जी तो पीछे से ही कॉलेज चली गई हैं। मैं बोली सुनो, मैं यहाँ पानी भी नहीं पीऊँगी, मैं अपने घर जा रही हूँ, यानी मेरठ या दिल्ली चली जाऊँगी। आपको जब कोई भी कमरा मिल जाए तब मुझे लेने आइएगा, नहीं तो नहीं आइएगा। लेकिन ये बड़े भाई से बहुत डरते थे, मेरे बड़े भाई का रौब बहुत। बड़े भाई को अगर ये पता लगेगा वो फिर तुम्हें कभी नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा फिर क्या हो, मैं यहाँ पानी नहीं पीऊँगी। तो विष्णु जी का नाम सुना हुआ था, भाई मैंने देखा नहीं था, उनकी एक आध रचना पढ़ी थी और ये कॉलेज में या ये उधर मिले होंगे। ये बोले सुनो, विष्णु जी के घर चलते हैं, वो तो लेखक आदमी। तो अब मुझे, मैं ज़्यादा बात मैं करती भी नहीं थी, डरती थी। अभी तो व्यक्ति भी अपरिचित थे, कहना चाहिए, 7 फेरों के अपरिचित जी। तो फिर हम लोग एक तांगे में सामान रखकर, फर्नीचर हमने कह दिया था कुछ नहीं देना सिवाय वो पलंग के और 2 शादी वाले पटरों के। फर्नीचर नहीं लिया था, घर नहीं था तो फर्नीचर लेके करते क्या। तो इस तरह विष्णु इस प्रभाकर तरह जी से कुंडेवालान में रहते थे जी, सत जी, विष्णु जी। जी तो हम कुंडेवालान में उनके यहाँ पहुँचे। उस दिन उनकी लड़की की सालगिरह थी, पहली लड़की की। जी। खैर विष्णु जी ने स्वागत किया, उनकी माँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने स्वागत किया। तो हमने कहा हम एक आध दिन में मकान ढूंढ लेंगे। और इन्हें उसी दिन विश्वामित्र में सब्याजी जी की नौकरी मिल गई। ये तो वहाँ से नाश्ता करके वहाँ चले गए। लेकिन मैंने देखा उनके घर में रहने को जगह नहीं थी। 3 कमरे, एक में बड़े लड़के रह रहा, एक में माँ बाप रह रहे हैं, एक में विष्णु जी रह रहे हैं। अब बाहर का आदमी कहाँ रहेगा जाड़े के दिन में, फरवरी का महीना था। मैं सोची, मैंने कहा इन्हें तो कुछ दिखता नहीं, होगा क्या। और पानी भी बरस रहा था, सामान रखने की भी बड़ी दिक्कत। गनीमत ये थी कि उस दिन उनके नीचे एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, उसी मकान की। वो मालिक मकान ने वो कमरा अपने मेहमानों के लिए रखा हुआ था। बाई चांस वो खाली था, उस दिन कोई मेहमान नहीं था। तो नीचे से चौकीदार आके बोला, बाबूजी ये नए साहब को नीचे अभी 2 दिन कोई मेहमान नहीं आएगा। तो 2 दिन के लिए वो कमरा मिल गया। हाँ, नीचे बड़ा सा कमरा और उसमें तकिए लगे हुए थे उनके मेहमान। हमने भी एक किनारे अपना सामान रख दिया और उस पर बस रज़ाई निकाल के उड़ के सो गए। सुबह ये फिर जाने लगे। मैंने कहा नहीं, पहले मकान देखते हैं। अच्छा, रोक के मकान, अब मकान की इनकी ये हालत, 15-20 से कम का कोई मकान ना देखे। 30 रुपए की आपकी नौकरी लगी, 20 रुपए का आप मकान खाए। मैं इनका मुंह देखती, मैंने कहा ये गरीब घर के लड़के हैं, गरीबी में पले हैं और जब देखो 20 रुपए का मकान देख रहे हैं। ये ठीक है कि 8 रुपए 10 रुपए का मकान अच्छा नहीं है, लेकिन गुजारा करना है तो वैसे ले लेंगे, स्वाभाविक है। नहीं बस दोनों दिन चक्कर काट के चली। अब भैया तीसरे दिन जैसे ही वो आया चौकीदार, बाबूजी मेहमान आने वाले हैं। हाँ, मैंने यहाँ भी खाली का अंततः मकान आपने ढूंढ लिया। नहीं, तब मैं उनकी माँ से बोली, हाँ। अम्मा, विष्णु की माँ से, कि अम्मा या तो यूँ करो कि मुझे कैलाश जी से कहिए कि मुझे मेरठ वाली बस में बैठा दें, मैं मेरठ चली जाऊँगी, इनसे कह देना जब मकान ले लें तब आए। जी। फिर मैंने सोचा मेरठ जाऊँगी, वहाँ 7 बातें बनेंगी, कहेंगी 4 दिन शादी को हुए लौट आई लड़की बिना बुलाए। ये क्या कहेंगे, मतलब भाभियाँ तो थी, बिल्कुल पड़ोस तो था। जी। फिर मैंने कहा अम्मा जी क्या आप मेरे साथ चलेंगी, मोहल्ले में शायद कोई मकान मिल जाए। वो बोली चल देख लेते हैं। पहले ही मकान मिल गया। मकान मिल गया। और हालांकि मकान क्या मिला, ऊपर मकान मालिक रहते थे, खूब बड़ी हवेली, पत्थर की, लाल पत्थरों की हवेली। निचले हिस्से में और कोई ऐब नहीं होता था, धूप नहीं जाती थी, सीलन बेहद होती थी।